जय हिंद दोस्तों। लीड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एनसीईआरटी का यह ज्योग्राफी जो 9th क्लास का है, इसका आज दूसरा अध्याय होगा। इसमें हम लोग देखेंगे भारत का भौतिक स्वरूप को। इसके पहले भारत की स्थिति और विस्तार का चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो देखिए, वीडियो पूरा देखिए। अगर बढ़िया लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। और जिसका भी इसको पीडीएफ प्राप्त करना हो, आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड एकेडमी पटना को सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम दिख जाएगा। लगभग उसमें 2000 प्लस सब्सक्राइबर है। आप उसको यह ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर सारा वीडियो का आपका पीडीएफ मिल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर भारत के भौतिक स्वरूप को देखेंगे तो करें कि जैसे कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृति वाला एक विशाल देश है। भारत की अगर स्थलाकृति की बात करेंगे, जैसे यह अपना प्यारा भारत है। अब देखिएगा, अलग अलग क्षेत्र में जाएंगे तो स्थलाकृतियाँ जो है वह अलग अलग पाया जाएगा। उत्तर के क्षेत्र में जाएंगे, पर्वतीय क्षेत्र पाया जाएगा। इधर मरुस्थलीय क्षेत्र पाया जाएगा। फिर नीचे में पठार पाया जाएगा, ये भी आपका पठारी क्षेत्र पाया जाता। यह बीच में गंगा मैदान का क्षेत्र होता। यानी कि इसमें जो है विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियाँ हैं। आप किस प्रकार के क्षेत्र में ये भूभाग में रहते हैं? हम लोग तो रहते हैं गंगा के यह मैदानी भाग में। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग किस क्षेत्र में रहते हैं। कहे कि यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहां के दूर तक फैले विशाल मैदान से परिचित होंगे। यदि पर्वतीय क्षेत्र में निवास करते हैं, आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। बिल्कुल सही बात है कि जो पर्वतीय क्षेत्र में रहता वह पर्वत का जो ढलान क्षेत्र होता उससे भली भांति परिचित होते हैं। और जो मैदानी क्षेत्र में देखते हैं वह देखिएगा सामान्य यह ऊंचाई रहता है उसका। और वहाँ पर जो है आपका जैसे कि मैदानी इलाके में खेती, घरों का विकास, जनसंख्या विकास अधिकतर होता है। करे क्या वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार के भू आकृतियाँ पाई जाती है। जैसे यहाँ पर पर्वत भी पाया जाएगा, मैदान भी पाया जाएगा, मरुस्थल, पठार और द्वीप समूह। यानी कि भारत एक ऐसा देश है, यहाँ हर एक प्रकार का भू आकृति पाया जाता है। भू आकृति के साथ साथ इसका जैव विविधता ही उतना ही अच्छा है। चलिए, इसके बाद आगे चलते हैं। करें क्या, भारत की भूमि ये जो है बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय और प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। अब देखिएगा, पृथ्वी के सतह का प्राचीनतम अगर सबसे पुराना पार्ट होता तो वह जो है प्रायद्वीपीय भारत ही है। प्रायद्वीपीय पठार ही सबसे प्राचीनतम पार्ट होता। इसे भूमि का एक बहुत ही अस्थिर भाग माना जाता। अब देखिएगा, जो भूकंप आता है ना, तो भूकंप यह अस्थायी क्षेत्र में आएगा, हिमालय क्षेत्र में आएगा, तटीय क्षेत्र में आएगा, लेकिन मध्य भारत में नहीं आता। कारण कि क्या है, अस्थायी है। परंतु हाल ही में भूकंपों ने यह इसे गलत साबित कर दिया। करे कि हिमालय एवं उत्तरी मैदान यह हाल ही में स्थलाकृतियाँ हैं, बनी जो है स्थलाकृतियाँ हैं। भूगर्भ यह वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर यह भाग है। और हिमालय की जो है यह पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिससे नदियाँ, ऊंचे शिखर, यह गहरे घाटियाँ, तेज बहने वाली नदियाँ, यह तमाम दृश्य आपको क्या होता है इसमें दिखता है। अब देखिएगा, यहाँ पर कुछ पर्वतों की चर्चा की है। हिमालय पर्वत की बात करेंगे। देखिएगा, अगर हम यह पूरे मैप को देखेंगे, अभी सिर्फ उत्तर भारत के मैप को इसमें दिखा रहा है कि यह किस क्षेत्र में। अब देखिएगा, सबसे उत्तर में, भारत के उत्तर में जाएंगे, यह हिमालय, यानी कि हिमालय के उत्तर में पामीर का पठार है। पामीर के पठार देखिएगा, एक पश्चिम साइड पर्वत गया है जिसको कहते हैं हिंदू कुश पर्वत, और एक तिब्बत की तरफ गया है, इसको कहते हैं कुनलुन श्रेणी। क्या कहते हैं? ये देखिएगा, इसको कहते हैं कुनलुन श्रेणी, ठीक है, कुनलुन श्रेणी। अब देखिएगा, ऊपर में जो 3 पर्वत होता, काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर, काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर, ये सब तीनों के तीनों जो पार्ट है वह होता है ट्रांस हिमालय का। किसका होता है? ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय का जो पार्ट होता, काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर, ध्यान में रखिएगा, काराकोरम, लद्दाख और जौस्कर। जब ध्यान से मैप को देखेंगे
तो सिंधु नदी का उद्गम हो रहा है तिब्बत से और यह इंटर करता है, देखिएगा, लद्दाख और जौस्कर श्रेणी। तो जौस्कर के उत्तर में और लद्दाख के दक्षिण में एक नदी बहती है जिसका नाम है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी किन दो पर्वत से होकर गुजरती है? लद्दाख और जौस्कर। ये सिंधु के उत्तर में लद्दाख और सिंधु के दक्षिण में ये जो है आपका कौन सा हो जाएगा? सिंधु के दक्षिण में हो जाएगा जौस्कर श्रेणी। अब देखिएगा हिमालय के अन्य पार्ट की भी बात करेंगे। यह जैसे ऊपर में एक हो गया ट्रांस हिमालय, फिर जो यह सामान्य देख रहे हैं ये इस प्रकार की जो लाइनें हैं यह आपका बृहद हिमालय, इसी को कहते हैं सर्वोच्च हिमालय, ठीक है। यानी कि सबसे ऊंची ऊंची चोटी जो है यह इसी हिमालय पर क्या होता है? पाया जाता है। उसके बाद उसके जस्ट नीचेंगे यह लघु हिमालय मिलता और सबसे नीचे जो आखिरी पार्ट होता उसको हम लोग कहते हैं शिवालिक कहते हैं। उत्तर भारत का चीज को देख लिए। इसके बाद करें कि उत्तरी मैदान, यह जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। जो उत्तरी मैदान होता वह क्या होता है? जलोढ़ मिट्टी से, यानी कि जलोढ़ मिट्टी से निर्मित होता और यह प्रायद्वीपीय पठार अग्नेय रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंचाई वाली पहाड़ी एवं चौड़ी घाटियों से बनी होती है। इसके बाद मुख्य भौगोलिक वितरण की बात करेंगे, यानी कि भारत को कितने भागों में बांटा गया इसकी भी चर्चा किया गया है। क्योंकि भारत की भौगोलिक आकृति को मुख्यतः वर्गों में बांटा गया है। यह कितने वर्गों में? यह देखिएगा टोटल यहाँ पर दिया गया है, यह आपका 6 वर्गों में बांटा गया। अब देखिएगा कौन कौन सा है। पहला तो है हिमालय एवं पर्वत श्रृंखला, दूसरा है उत्तरी मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार और चौथा है भारतीय मरुस्थल और पांचवा तटीय मैदान और छठा द्वीप समूह। इसको हम मैप से समझने का प्रयास करेंगे कि मुख्य भौगोलिक वितरण जो है यह भारत का कितना, यानी कि भारत की भौगोलिक आकृतियों को 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में? 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो पहले भारत के मैप को देखते हैं। जैसे यह अपना प्यारा भारत का मैप है, हम 6 क्षेत्रों को भी दर्शा रहे हैं, अभी पर्वत पठार को नहीं ध्यान में देना है। अब देखिएगा जब कहता है कि जो पहला क्षेत्र होता है वह हिमालय का पर्वतीय श्रृंखला, जो ये क्षेत्र होता है ना यह हिमालय का पर्वतीय प्रदेश होता। उसके बाद एक उत्तरी मैदान देखते हैं, यह गंगा डेल्टा का मैदान, गंगा क्षेत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, इधर आपका सिंधु का मैदान, ये सब मैदानी इलाके में आता था। 2 तो हो गया, एक उत्तर में पर्वतीय और दूसरा है उत्तरी मैदान और एक होता है प्रायद्वीपीय पठार। अब यहाँ से लेकर के दक्षिण तक ये सब क्या है? यह प्रायद्वीपीय पठार। इसके बाद भारतीय मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल जैसे कि आप जानते हैं राजस्थानी क्षेत्र में होता है, राजस्थान के क्षेत्र में। इसके बाद एक होता है तटीय मैदान। अब देखिएगा तटीय मैदान दोनों साइड होगा, पश्चिमी घाट इधर और पूर्वी घाट इधर, दोनों साइड क्या होगा? तटीय मैदान का विकास होगा। और एक होता है द्वीप समूह। आप भी जानते हैं कि यह अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप यह भारत का ही अंग है, लेकिन यह तटीय नहीं, यह द्वीप समूह में आता है। तो टोटल कितना हो गया? यह पहला हो गया आपका उत्तर में हिमालय, दूसरा हो गया मैदानी क्षेत्र और तीसरा हो गया प्रायद्वीपीय पठार और चौथा हो गया आपका भारत का मरुस्थल, पांचवा हो गया तटीय प्रदेश और छठा में द्वीप समूह हो गया। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आगे चलते हैं, देखिएगा यह हिमालय पर्वत की बात करता है, हिमालय पर्वत की बात करता है। अब करें कि भारत, देखिएगा पहले यहाँ पर दिखा देते हैं फिर मैपिंग से भी इसको करेंगे हम लोग, ठीक है। भारत के उत्तरी सीमा पर विस्तृत यह हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से बलित पर्वत श्रृंखला है। यह पर्वत श्रृंखला यह पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला है। ध्यान में रखिएगा यह सिंधु नदी जो इधर का क्षेत्र है और ब्रह्मपुत्र नदी ये क्षेत्र है, ये पूरा आपका हिमालय पर्वत ही फैला हुआ है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी और एक अत्यधिक ये जो है असम अवरोधों में यह से जो है एक है। अब देखिएगा सबसे जो ऊंची चोटी है, विश्व का सबसे ऊंची चोटी जो कहते हैं आपका विश्व का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है वह भी आपका हिमालय का ही पार्ट है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक जो है अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं और इसकी चौड़ाई कश्मीर में, ठीक है, इसकी चौड़ाई
कश्मीर में 400 किलोमीटर और यह अरुणाचल प्रदेश में कितना होता है 150 किलोमीटर। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की यह ऊंचाई जो है अधिक विविधता पाई जाती है। करें कि अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय के 3 भागों में बांटा गया। इन श्रृंखला के बीच बहुत अधिक संख्या में यह घाटियां पाई जाती है और सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय, यहाँ पर देखिएगा 9th के एनसीईआरटी में ट्रांस हिमालय की चर्चा नहीं करता, इसीलिए यह 3 पार्ट लिया है हिमालय का, जो महान हिमालय जिसको आंतरिक हिमालय कहते हैं और इसी को सर्वोच्च हिमालय भी कह सकते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है और 6000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है और यह वाले जो है सर्वाधिक ऊंचे शिखर है। इसमें हिमालय के सभी मुख्य यह शिखर मौजूद होते हैं। अब देखिएगा हिमालय का कौन कौन शिखर है, तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में, कंचनजंगा भारत और इसकी ऊंचाई 8598 है। मकालो नेपाल यह 8481। धौलागिरी यह नेपाल में 8100, आपका कितना है 72, 8172। इसके बाद आगे देखिएगा नंगा पर्वत यह पड़ता है भारत में, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा नेपाल, नंदा देवी भारत, कामेट भारत, नामचा बरवा भारत, यह गुरु मानधता नेपाल में। ये तमाम पर्वत चोटी जो कि बृहद हिमालय पर है, सर्वोच्च हिमालय पर है, और यानी कि जितनी भी ऊंची ऊंची चोटी देख रहे हैं वह सबसे जो है यह कहाँ पर सर्वोच्च हिमालय पर ही है। इसके बाद आपका महान हिमालय के वलय की यह देखिएगा प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग का क्रोड यह ग्रेनाइट का यह बना होता। अब देखिएगा जो महान हिमालय होता वह वलय की प्रकृति असममित होता और हिमालय इस भाग का जो है यह जो निर्माण होता वह क्रोड यानी कि क्रोड ग्रेनाइट का बना होता। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है और इससे बहुत अधिक जो है बहुत से हिमानियों का प्रवाह होता। फिर हिमालय महान हिमालय में पाए जाने वाले हिमानिया तथा दर्रे के नाम से जाना जाता है। भारत के उन राज्यों का नाम बताएं जो यह ऊंची जो है शिखर स्थित है। अब देखिएगा उसके दक्षिण में हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम एवं हिमाचल तथा निम्न हिमालय के यह नाम से जाना जाता है। इन श्रृंखलाओं का अब देखिएगा सबसे पहले हम उत्तर का जो हिमालय पार्ट देखें, पहले उसको मैपिंग से समझ लेते हैं फिर हम लोग आगे चलेंगे। अब देखिएगा इसी की बात कर रहा है। अभी हम बताए थे कि सबसे उत्तर में पामीर का पठार है, एक देखिएगा पूरब की तरफ श्रेणी निकला इसको कहते हैं कुल्लून श्रेणी, और एक पश्चिम की तरफ इसको कहते हैं हिंदू कुश पर्वत। अब देखिएगा एक पाकिस्तान में पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है सुलेमान श्रेणी, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करेंगे कि सबसे उत्तर में तो ट्रांस हिमालय था और ट्रांस हिमालय का 3 पार्ट था, काराकोरम, लद्दाख और जौस्कर। काराकोरम, लद्दाख और जौस्कर। इसके बाद आता है सर्वोच्च हिमालय। सर्वोच्च हिमालय बहुत सतत है और सर्वोच्च हिमालय की अगर हम बात करेंगे तो इसी पर जितना प्रमुख ऊंची ऊंची चोटी है यह सर्वोच्च हिमालय पर ही पाया जाता। अब देखिएगा अगर हिमालय विश्व का अगर हिमालय पूरे हिमालय की बात करेंगे तो यह 3 पार्ट में बटा है। अब अगर हम ट्रांस हिमालय को छोड़ते हैं तब ट्रांस हिमालय को इंक्लूड करेंगे तो एक ट्रांस हिमालय, एक सर्वोच्च हिमालय, एक लघु हिमालय जिसको मध्य हिमालय भी कहते हैं, और एक कौन सा था यह शिवालिक आता, ध्यान में रखिएगा। अब करें कि जो यह हिमालय है इसकी लंबाई लगभग याद रखिएगा 2400 किलोमीटर, सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्रा तक इसकी लंबाई लगभग है 1400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर, ठीक है 2400 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई अब देखिएगा इधर इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और इसकी चौड़ाई इधर कम है, तो करें कि जो इधर चौड़ाई है ना 400 किलोमीटर है और इधर है 150 किलोमीटर, ध्यान में रखिएगा। यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो जो हिमालय का विस्तार चौड़ाई में है वह क्या होता है घटता चला जाता है। इस प्रकार से हमको लगता है, और इसका जो यह औसत ऊंचाई है वह 6000 मीटर है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। फिर आगे चलते हैं हम लोग यह दूसरा पर जिसको क्या नाम दिया है यह हिमाद्री। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम और हिमाचल यह जो है निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है।
इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ। इसकी ऊंचाई यह देखिएगा, यह 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है। औसत ऊंचाई यह कितना है, 50 किलोमीटर। औसत चौड़ाई कितना है, 50 किलोमीटर। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला, धौलाधार महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है। करें कि इसी श्रृंखला में यह कश्मीर की घाटी तथा जो है हिमाचल के कंगरा एवं कुल्लू की घाटी स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए भी क्या होता जाना जाता। अब एटलस में मसूरी, नैनीताल और रानीखेत की स्थिति को देखें। यह उन जो है राज्यों के नाम लिखें। अब बताएंगे रानीखेत कहाँ पड़ता, नैनीताल कहाँ पड़ता, मसूरी कहाँ पड़ता। आप कमेंट करके बताएंगे तो यह जगह जो है यह कहाँ पड़ता है। अब हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला जो है, यानी कि सबसे निचले वाला श्रृंखला है, यह शिवालिक, और इसकी चौड़ाई 10 से लेकर के 50 किलोमीटर तक, ऊंचाई 900 से लेकर के 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखला से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। ये घाटियां बजरी यह तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी होती है। और करें कि निम्न हिमालय, यह जो है निम्न हिमाचल, यह शिवालिक के बीच में स्थित लंबत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। और कुछ प्रसिद्ध दून जैसे कि आपका देहरादून हो गया, यह कोटली दून हो गया, और यह पाटली दून हो गया, ये तमाम जो है इसी का पार्ट है। ठीक है। अब यहाँ पर सारा हम दिखाई दिए हैं कि कौन सा यह पर्वत पठार किस तरह है। अब देखिएगा एक हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान साइड। अब देखिएगा एक अरावली श्रेणी है। कौन सा है, अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी की बात करेंगे तो गुजरात से शुरू होता है और यह दिल्ली तक पहुंचती है। विंध्य पर्वत आपका झारखंड के आसपास से शुरू होती है और यह आपका लगभग जो है आपका मध्य प्रदेश को पार करते हुए गुजरात राजस्थान तक के भी एरिया को कवर करता। फिर सतपुरा श्रेणी देखेंगे, यहाँ पर है महादेव पहाड़ी भी है। यह छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में एक पहाड़ी, यह आपका जो है उत्तरी यानी कि उत्तरी सरकार तट है। और इधर हम बात करेंगे तो यह पूर्वी घाट का विस्तार है, इधर है पश्चिमी घाट का विस्तार। इसके बाद देखिएगा अन्नाईमुड़ी चोटी है और एक अन्नाईमलाई, यह जो है अन्नामलाई पहाड़ी का चोटी है जिसका नाम है क्या, अन्नाईमुड़ी चोटी। अब देखिएगा अन्नाईमुड़ी चोटी का जो ऊंचाई है वह कितना, 2600, यह 95। अब यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी में से एक माना जाता और यह सबसे दक्षिणतम पहाड़ी जो भारत का कार्डमम की पहाड़ी है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर आगे की तरफ रुख करते हैं हम लोग, आगे क्या है। अब यह हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत पे देखिए बर्फ यह जमा हुआ है, इसको चित्र में दर्शाया गया। करें कि इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया जाता। इन वर्गीकरण को नदी घाटियों के सीमा के आधार पर यह किया गया है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखेंगे, सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय कहते हैं। यह लेकिन जो है पश्चिम से पूर्व तक जाने से कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदी के बीच स्थित हिमालय को कहते हैं कुमायूं हिमालय। क्या कहते हैं, कुमायूं हिमालय। और काली तथा तिस्ता के मध्य जो स्थित है उसको नेपाल हिमालय कहते हैं। और तिस्ता एवं दिहांग के बीच जो स्थित है उसको कहते हैं हम लोग यह असम हिमालय कहते हैं। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम ये पता कीजिए। अभी हम यह बात करेंगे कि नदी के आधार पर जब यह विभाजन किया गया तो कैसे। अब देखिएगा जैसे हम उत्तर भारत का सिर्फ चिन्ह बना रहे हैं, यह आपका उत्तर भारत का क्षेत्र है। ठीक है, ये उत्तर भारत का क्षेत्र है। करें कि जो सिंधु नदी ये है तो सिंधु और सतलज ये वाला जो क्षेत्र होता है पंजाब हिमालय और इसका विस्तार होता है 560 किलोमीटर। अब देखिएगा सतलज से काली, यह है आपका काली। सतलज से काली जो है इसको कहते हैं कुमायूं हिमालय। इसकी जो यह विस्तार है 320 किलोमीटर।
फिर काली से तिस्ता, तिस्ता सिक्किम के आसपास, इसको कहते हैं नेपाल हिमालय, और इसका 800 किलोमीटर लंबाई है। तो सबसे अधिक हिमालय की लंबाई जो है वह नेपाल हिमालय है। फिर तिस्ता से दिहांग, तिस्ता से दिहांग इसको कहते हैं असम, असम हिमालय, और इसकी ऊंचाई चौड़ाई जो है यानी कि जो इसका विस्तार है 720 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ध्यान में रखिएगा, पंजाब हिमालय किसको कहेंगे, यह सिंधु और सतलज के बीच, ये इसको कहते हैं पंजाब हिमालय। फिर सतलज और काली इसको कहते हैं कुमायूं। फिर काली और तिस्ता इसको नेपाल, और फिर आपका यह तिस्ता और दिहांग इसको कहते हैं असम हिमालय, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद है ब्रह्मपुत्रा, यह हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, और दिहांग महाखड्ड के बाद जो है हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ लेता, और भारत की पूर्वी सीमा में, यह पूर्वी सीमा, ठीक है, पूर्वी सीमा की बात करेंगे, यह पूर्वी सीमा के साथ फैल जाती है, और इन्हें जो है पूर्वांचल और पूर्वी पहाड़ियाँ तथा पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्व राज्य से होकर गुजरती है तथा मजबूत बलुआ पत्थर जो अवसादी शैलों से बनी होती है। घने जंगल से ढका है और अधिकतर समानांतर श्रृंखला एवं घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर, ये सब तमाम ये राज्य शामिल है। फिर आपका उत्तर मैदान की हम बात करेंगे, यह करें कि उत्तरी मैदान, यह 3 प्रमुख नदियां यह प्रणाली है। एक तो आपका सिंधु का मैदान भी कह सकते हैं, एक आपका गंगा का मैदान कह सकते हैं, और एक आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कह सकते हैं। करें क्या, और उसके सहायक नदियों के बना से करें, यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में यह हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ का निक्षेप हुआ, जिससे कि इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। अब जो गंगा का क्षेत्र है यानी कि उत्तरी जो मैदानी क्षेत्र है उसका विस्तार याद रखिएगा 7 लाख वर्ग किलोमीटर। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240, देखिएगा 200, यह 40, यह 320 किलोमीटर के आता चौड़ा। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र होता है। जहाँ पर देखिएगा संसाधन ज़्यादा होता वहाँ पर जनसंख्या भी क्या होता, यह ज़्यादा मौजूद रहता। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। यह माजुली जो है नदीय द्वीप है जो कि इस नदी के द्वारा, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है, और यही कारण है यहाँ की आबादी भी सबसे ज़्यादा होता। तो गंगा घाटी के मैदान का ही आबादी देखिएगा पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। जैसे अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, सबसे घना राज्य जो है, यह सबसे अगर ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है तो वह उत्तर प्रदेश है, और सबसे ज़्यादा घनत्व यह वाला राज्य जो है वह कौन सा है, यह आपका बिहार है। और आप लोग बताएंगे सबसे घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, इसको कमेंट में करेंगे। आगे चलते हैं हम। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी है। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके कारण परिणाम स्वरूप नदी द्वीप का निर्माण, नदी द्वीप का निर्माण। अब देखिएगा जैसे नदी हिमालय से निकलती है तो हिमालय में तीव्र ढाल होता है। ज्यों ज्यों यह सागर की तरफ मूव करना चाहती है इसका ढाल क्या होता है, कम। जब ढाल कम होगा यह उतना वेग इसका तेज नहीं होगा, जिसके कारण जो नदी द्वारा अवक्षेप लाया गया था वह कहीं न कहीं क्या करेगा, जमा कर देगा, और वह धीरे धीरे क्या होगा, स्लो हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। करें कि ये जो है नदी अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराएं में बढ़ जाती है, और इन धाराओं को वितरिकाएं कहेंगे। अब जैसे बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है नदी, यह यहाँ तक जाते जाते यह क्या होता है, कई शाखा में विभक्त हो जाता। तो यह जो अलग अलग टाइप का आपको दिख रहा है, चूँकि बीच में डेल्टा का निर्माण हो गया, यह कटा हुआ पार्ट को ये क्या कहते हैं, वितरिकाएं कहते हैं। दोआब, अब देखिएगा ध्यान से,
कि दोआब का अर्थ दो नदियों के बीच का भाग होता है। जैसे मान लेते हैं कि इधर से आ रही है गंगा, इधर से आ रही है यमुना, ये दोनों के बीच का जो क्षेत्र होगा इसको कहते हैं दोआब का क्षेत्र। दो अथवा आब, दो तथा आब यानी कि दो शब्द के मिला है, और इसका इस प्रकार पंजाब भी दो शब्द से मिलकर बना होता है। पंज का अर्थ होता है पांच, आब का मतलब होता है पानी, यानी कि पांच नदियों के संगम भी कह सकते हैं, यह होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। उत्तरी मैदान में, उत्तरी मैदान को जो है मोटे तौर पर तीन उपवर्गों में विभाजित किया गया। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा बनाए गए मैदान को, यह बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा उसकी सहायक नदी झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज हिमालय से निकलती है। और मैदान के इस भाग में दोआब की संख्या बहुत अधिक है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदी के बीच स्थित है, और यह उत्तरी भारत में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग, पश्चिम बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र नदी का जो है यह ब्रह्मपुत्र का मैदान इससे पूर्व विशेषकर असम में स्थित है। उत्तरी मैदान की यह व्याख्या सामान्यतः उसके जो है उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले यह समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। इस विस्तृत मैदान की भौगोलिक आकृतियों में से भी विविधता है। आकृति भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को चार भागों में विभाजित किया जा सकता। नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर यह 8 से 16 किलोमीटर, ये देखिएगा, चौड़ी पट्टी में गुटिका का निर्माण करती है। अभी हम सारा कुछ समझाएंगे मैप बना करके। ये जो है तराई क्षेत्र किसको कहेंगे, भाबर क्षेत्र किसको कहेंगे, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं। इसे कहते हैं भाबर। सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में क्या होता है विलुप्त होती है, यानी कि भाबर का क्षेत्र जो होता है वहां पर नदी नहीं दिखता, ऊपर पे कंकर पत्थर, बजरी टाइप का पत्थर दिखेगा। इस पट्टी के दक्षिण में सरिताएं एवं नदी पुनः निकलती है एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जिससे कि तराई यह कहा जाता है। और यह वन्य जो है प्राणियों से भरा, ये देखिएगा, घने जंगलों का क्षेत्र है। और यह बंटवारे के बाद पाकिस्तान में आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को क्या हुआ, यह काट दिया गया, ठीक है। इस जंगल को क्या हुआ, यह काट दिया गया, ठीक है, काटा जा चुका है। और कुछ क्षेत्र में ये दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति को ज्ञात कीजिए। दुधवा राष्ट्रीय पार्क आप कहाँ बताएंगे आपको लोग, ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति यानी कि कहाँ पर है, कमेंट में बताएंगे। और कमेंट आप लोग कीजिए, एक बार जब लिख देंगे चीजें को ना, वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। उत्तरी मैदान यह विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। वे नदियां के बाढ़ जो है यह वाले मैदान के ऊपर स्थित है। वेदिकाएं जैसे आकृति प्रदर्शित करती है, और इस भाग को कहते हैं भामर। और इस क्षेत्र के मृदा में जो है चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिससे कि स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता। बाढ़ वाले यह मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहते हैं। इसका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता, और इसीलिए यह उपजाऊ होता है, और यह क्या होता है, गहन खेती के लिए आदर्श होता। अब यहाँ पर हम 3-4 चीज़ को समझेंगे। एक कहते हैं कि भाबर किसको कहेंगे, तराई किसको कहेंगे, और यह भांगर। अब फिर जो है अगर हम बात करेंगे जलोढ़ को, तो इसको भी बांगर और खादर में विभाजित किया गया है। ये तमाम को थोड़ा सा मैप से समझेंगे तो ज़्यादा यह समझ में आएगा। पहले देख लेते हैं इसको। यहाँ पर हम मैप बनाने का प्रयास करेंगे, ध्यान में रखिएगा। जिसे सबसे उच्चतम पहाड़ी तो बताए कौन सा है, यह आपका सर्वोच्च हिमालय है, मान लेते हैं। कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब देखिएगा एक आपका लघु हिमालय है जो इसके नीचे, देखिएगा ब्लू कलर का जो दिख रहा है वह लघु हिमालय है। फिर देखिएगा सबसे नीचे जो हम ग्रीन कलर का बना रहे हैं वह आपका जो है शिवालिक है, शिवालिक है।
अब देखिएगा यह शिवालिक के बाद जो चूंकि शिवा नदियाँ तो उद्गमित होगी वहीं से, आपका जहाँ पर बर्फ ज़्यादा होगा। अब करें कि जैसे ही यह नीचे आएंगे तो नीचे में क्या होता है, इसके जस्ट नीचे में यह गोल गोल आपका ढेर सारा क्या होगा, यह पत्थर मिलेगा। ठीक है, गोल गोल क्या होगा, यह इस प्रकार से समझिए कि पत्थर मिलेगा और यह बड़ा बड़ा पत्थर होता। करे कि नदियाँ जो है इसमें आकर क्या होता है, विलीन हो जाती है। नदी यहाँ पर क्या होता है, नहीं मिलता। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, यानी कि इस क्षेत्र को, इसी क्षेत्र को कहते हैं क्या, यह भाबर, यह पथरीला चट्टान नुमा क्षेत्र होता। अब फिर जैसे चूंकि नदी इसमें जाकर के विलीन हो जाती है, फिर नदी का उद्गम आगे निकलेगा। आगे जब नदी निकली तो यह देखिएगा इस क्षेत्र को कहते हैं तराई का क्षेत्र, तराई का क्षेत्र। फिर देखिएगा जो ढलान प्रदेश होता है जिसको सीढ़ीनुमा आकार कहते हैं, वह होता है भाबर का क्षेत्र। इसके बाद जो होगा वह भाबर का क्षेत्र होगा। और भाबर क्या होता है, यानी कि पुराना जलोढ़ मिट्टी, वह बांगर कहते हैं, वहाँ पर बाढ़ नहीं आता। फिर इसके जस्ट नीचे जाएंगे तो एक होता है खादर, और खादर के जस्ट ये नीचे से क्या होता है, नदी बहती है, यानी कि वह बाढ़ वाला इलाका होता। और बाढ़ वाला इलाका होने के कारण यहाँ हमेशा बाढ़ आएगा। और देखते होंगे जब बाढ़ आता है ना, पत्ती पर एक पंख आ जाता, नया मिट्टी आ जाता, ये देखिएगा वह मिट्टी परिवर्तित होते रहता और वह काफ़ी उपजाऊ मिट्टी भी होता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं क्या है, प्रायद्वीपीय पठार की बात करेंगे हम। प्रायद्वीपीय या पठार की बात करते हैं, क्या है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार यह एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय अग्नेय तथा रूपांतरित सेलों से बना है। यानी कि जो आपका यह प्रायद्वीपीय पठार की बात करता है तो यह किससे बना होता, तो अग्नेय और ये जो रूपांतरित सेलों से। ठीक है, करें कि यह अग्नि तथा किससे बना होता है, रूपांतरित सेलों से। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था। यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी एवं जो है छिछली यह घाटियाँ, गोलाकार पहाड़ियाँ इस पठार के दो मुख्य यह भाग है। एक है मध्य उच्च भूमि दक्कन का पठार। फिर इसको हम समझाएंगे कि मध्य उच्च भूमि का क्षेत्र। अब जैसे देखिएगा, जैसे यह पूरा भारत की अगर हम बात करेंगे, कुल मिलाकर के यह मान लेते हैं कि अपना प्यारा भारत है। ठीक है, अगर यह भारत है, करे कि जो यह उत्तर वाला क्षेत्र है ना, इसी को कहते हैं मध्य उच्च भूमि। मध्य उच्च भूमि यही कई पार्ट में, बघेल का पठार होगा, छोटा नागपुर का पठार होगा, नीचे में दंडकारण्य का पठार होगा, बीच में मैकाले का पठार होगा, तमाम तरह का यह विभाजन किया गया। अब देखिएगा जो नर्मदा नदी के दक्षिण में प्रायद्वीप पड़ता, इसको कहते हैं दक्कन का पठार। यानी क्या होता है, दक्कन का पठार होता है, इसका आकार त्रिभुजाकार होता है। तो यह एक मोटा मोटी भी समझ लीजिए कि यह पठार किस क्षेत्र में है, दक्कन का। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग है जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से, वो उत्तर वाला क्षेत्र होता है तो उसको मध्य उच्च भूमि के नाम से। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुरा श्रृंखला और उत्तर पश्चिम में अरावली से यह क्या है, घिरी हुई है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल में मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ क्या होता है, बहती है। इस प्रकार इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती है। और मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में क्या होता है, संकीर्ण होता चला जाता। जैसे पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ेंगे यह मध्य उच्च भूमि यह क्या होता है, और बीच में तो जैसे गैप आ जाता है, जैसे मालदा गैप है, तो बांग्लादेश में पर्वत पठार नहीं दिखता, फिर आपका मेघालय में इसी का पार्ट दिखेगा। मेघालय का पठार को ही कहते हैं शिलोंग का पठार। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप में यह बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से,
और इसके पूर्व यह इसके और पूर्व का विस्तार जाएंगे दामोदर नदी अपाहित छोटा नागपुर पठार का क्षेत्र होता। करें कि दक्षिण का पठार त्रिभुजाकार। अब देखिएगा दक्षिण का भी जस्ट बताए थे, दक्षिण का पठार कैसा होता है? त्रिभुजाकार भू आकृति, जो कि नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुरा श्रृंखला है, और जबकि महादेव कैमूर की पहाड़ी मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। भारत के ये जो है भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करते हैं। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार, मेघालय में एक पड़ता है कार्बी एंगलोंग, करे कि मेघालय कार्बी एंगलोंग, और एक उत्तर कछारी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। एक भ्रंश के यह द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखला गारो, खासी और जयंतिया है। कौन कौन सा? गारो, खासी और जयंतिया। इसके बाद है दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है, और वे सतत एवं उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता। भारत का भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट यह स्थिति को ज्ञात करें। अब देखिएगा जैसे हम पश्चिम घाट की बात करेंगे, यह ज़्यादा सतत है। इसका जो यह पश्चिमी घाट का यह विस्तार, अगर इस क्षेत्र से उस क्षेत्र में जाना है तो दर्रे के माध्यम से ही जाया जा सकता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के दर्रे भी मौजूद होते हैं। सतत होता, इसकी चौड़ाई विस्तार इसका कम होता। इसके बाद आगे बात करेंगे पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं, यानी कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में ऊंचा ज़्यादा है पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। ये देखिए पूर्वी घाटी का विस्तार जो है महानदी से दक्षिण में जो है नीलगिरी तक, और यह पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, वह देखिएगा कटा फटा रहता। करें कि यह अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां ने जो है इनको काट दिया, यानी कि जो यह पर्वत पठार है, जो बंगाल की खाड़ी में अधिकांशतः नदियां तो निकलती है पश्चिमी घाट से ही, लेकिन वह प्रवाहित होती है किधर? बंगाल की खाड़ी में। जो नदियां जाती है पर्वतों को क्या क्या काट दिया। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है, और यहाँ वर्षा घाट के प्रसिद्ध ढाल पर आर्द्र हवा के यह टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट के विभिन्न ये देखिएगा स्थानिक नामों से जाना जाता। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है, और कि पश्चिमी घाट की ऊंचाई जो है उत्तर से जब दक्षिण की तरफ जाएंगे वह बढ़ता है। जैसे कि इसी भाग में यह सबसे ऊंचा शिखर है अन्नाईमुड़ी 2695, दोदा बेटा 2633। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है, और जो यह 1500 मीटर की ऊंचाई पर है। यानी कि पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहेगा तो यह कौन सा है? महेंद्रगिरी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगर पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा पूछेगा तो अन्नाईमुड़ी है, और यह देखिएगा पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का जो मिलन स्थल होता है नीलगिरी, और नीलगिरी की एक चोटी है जिसका नाम है दोदा बेटा, जिसका ऊंचाई है 2633। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। करेकिया यह उडग मंडलम जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, यह जो है कोडाई कनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र से ज्ञात कीजिए। करेकिया प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, और इसीलिए इनके शैल अग्नि है। वास्तव में इन शैलों का यह जो है समय के साथ अपर्दन हुआ, जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं जो है उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है।
ये बहुत अधिक अपरदित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक, यह दक्षिण पश्चिम एवं यह उत्तर पूर्व की दिशा में फैली है। अरावली को भी हम दिखा चुके हैं। भारतीय मरुस्थल की बात करेंगे, करें कि अरावली यह जो है पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर जो है थार मरुस्थल, अरावली श्रेणी यह है, करें कि इसके पश्चिमी हिस्से पर होता है थार मरुस्थल। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रति वर्ष जो है 150 mm से भी कम याद रखिएगा वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में ही यह कुछ सरिताएं दिखती है, यानी कि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र, वर्षा ऋतु में कुछ सरिताएं दिखती है, फिर वह क्या होगा, चूंकि जल की कमी होता और जल की कमी होने के कारण जो है उसमें जल नहीं होता, तो बरसात में वह दिखता है। पर्याप्त जल नहीं मिलने से समुद्र तक वह पहुंच भी नहीं पाती है। जैसे एक लूनी नदी सबसे बड़ी समुद्री या सबसे बड़ी जो है स्थलीय नदी जो कि आपका मरुस्थलीय नदी है, वह कौन सा, लूनी है, लेकिन यह भी वहां तक नहीं जा पाती है, ध्यान में रखिएगा। यह कच्छ के रण में जाकर क्या होता है, विलीन हो जाती है। बरकान अर्धचंद्राकार बालू का टिब्बा दिखेगा। बालू का जब रेगिस्तान में जाएंगे कुछ इस प्रकार से तरंगित नुमा जो है आकार दिखेगा बालू का, ठीक है। करें कि इसमें कुछ अर्धचंद्राकार भी बन जाता है। का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत या पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाया जाता। यद्यपि जैसलमेर जाएं तो बरकान के समूह को जरूर देखें, यह वहाँ देख सकते हैं जाकर के। इसके बाद आता है तटीय मैदान, आपका कौन सा, तटीय मैदान, ठीक है। तो तटीय मैदान की बात करेंगे तो प्रायद्वीपीय पठार के किनारे, यह जो है प्रायद्वीपीय पठार के किनारे संकीर्ण तटीय यह जो है पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूरब में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी घाट अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है और इस मैदान को 3 भाग में बांटा गया। यह जो है तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट जो कि मुंबई से गोवा, मध्य को कन्नड़ तट एवं जो है यह दक्षिण भाग को कहते हैं मालाबार तट। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैपिंग से हम देख लेते हैं। जो आपका गुजरात से लेकर के मुंबई तक का तट होगा, जो गुजरात से मुंबई तक का तट होगा, याद रखिएगा, उसको कहते हैं हम लोग कोंकण तट। क्या कहेंगे, कोंकण तट। फिर देखेंगे गोवा से लेकर के मंगलुरु तक, मंगलुरु कर्नाटक में पड़ता है, इसको कहते हैं केंद्रा तट। फिर मंगलुरु से लेकर के कन्याकुमारी तक, इसको कहते हैं मालाबार तट। अगर हम, ये तो हो गया आपका पश्चिमी घाट का इलाका। अगर हम पूर्वी घाट की तरफ चलेंगे तो याद रखिएगा पश्चिमी घाट में गुजरात से गोवा तक के तट को कोंकण तट, गोवा से लेकर के मंगलुरु तक को केंद्रा तट और यह मंगलुरु से लेकर के कन्याकुमारी को मालाबार तट। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल और करें कि उत्तरी भाग में उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग में कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अब देखिएगा जैसे हम बात करेंगे यह पूर्वी घाट का, पूर्वी घाट ये है, यहाँ मान लेते हैं कि आपका गोदावरी नदी है और यह आपका कृष्णा है, यह कृष्णा है, ये गोदावरी है। करें कि जो कन्याकुमारी से कृष्णा के तट है इसको कहते हैं कोरोमंडल और कृष्णा से गोदावरी उसको गोलकुंडा, इसके उत्तर में उसको कहते हैं उत्तरी सरकार तट कहा जाता है, ध्यान में रखिए। अब कुछ बड़ी नदियां की भी बात कर लेते हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इस तट का विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित यह महत्वपूर्ण भूलक्षण है। अब यहाँ पर देखिएगा यह चित्र तटीय मैदान का चित्र दिया हुआ है कि लोग जो है यह रोपनी का लग रहा है काम कर रहे हैं ये सब। चिल्का झील भारत में यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। तो चिल्का झील कहाँ पर है, उड़ीसा में, ध्यान में रखिएगा। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील अगर है वह चिल्का झील है और यहाँ पर नौसेना प्रशिक्षण केंद्र भी मौजूद है। अब द्वीप समूह की बात करेंगे। आप पहले देख चुके हैं कि भारत मुख्य स्थल यह का अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीप समूह भी स्थित है। जैसे अगर हम भारत की मैप को देखेंगे
तो इधर आपका जो अरब सागर है, इधर आपका बंगाल की खाड़ी, तो दो द्वीप समूह है, एक अरब सागर शाखा में है, इसको कहते हैं लक्षद्वीप, और इधर जो है इसको कहते हैं अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार। केरल के मालाबार तट के पास यह स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। करें कि द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इसको यह लकाद्वीप, ध्यान में रखिएगा, लक्षद्वीप को पहले कहते थे लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिनी द्वीप के नाम से आया था। 1973 में इसका नाम क्या कर दिया, लक्षद्वीप। यानी कि 1973 के पहले तक लक्षद्वीप को लकाद्वीप, मिनिकॉय और यह एमिनी द्वीप के नाम से जाना जाता। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे क्षेत्र में फैला, यानी कि पूरे लक्षद्वीप का जो क्षेत्रफल है मात्र 32 यह वर्ग किलोमीटर है। कवारती द्वीप समूह, यह लक्षद्वीप का जो है प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर पादप जंतुओं के यह बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप, जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है। तो लक्षद्वीप का एक द्वीप है पिटली द्वीप, वहाँ पर मनुष्य का निवास नहीं है, लेकिन एक पक्षी अभयारण्य है पिटली द्वीप पर, ध्यान में रखिएगा। अब बंगाल की खाड़ी से में उत्तर दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। यह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, और यह जो है द्वीप समूह आकार में यह बड़े होते हैं। अब देखिएगा, आकार में बड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वह अब वर्तमान में लद्दाख हो गया है। तो इसको देखते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर कुछ फैक्ट दिया है प्रवाल के बारे में। प्रवाल या प्रोलिप्स कम समय तक यह जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी है जो समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है, और इसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता। प्रवाल स्राव में एवं जो है प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होती है। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति, और एक होता है प्रवाल वलय द्वीप। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ की बात करेंगे। ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है। प्रवाल यह वलय द्वीप गोलाकार एवं हॉर्सशू यह आकार के रोधिका होते हैं। अब करें कि यह द्वीप जो अभी हम बात कर रहे थे, कौन सा, अंडमान निकोबार का, यह द्वीप समूह 2 भाग में बटा होता। उत्तर में उत्तरी अंडमान और दक्षिण में निकोबार होता। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर यह है। यह जो है द्वीप देश की सुरक्षा के लिए भी क्या होता है, महत्वपूर्ण भूमिका यह अदा करता है। महत्वपूर्ण है, देश की सुरक्षा के लिए भी क्या है, महत्वपूर्ण है। कौन सा, यह आपका अंडमान निकोबार। करें, इन द्वीप समूहों में पाए जाने वाले जंतु और पादप बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित है, और यहाँ की जलवायु विषुवतीय है, और यह घने जंगलों से क्या होता है, आच्छादित होता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो अंडमान निकोबार में ही पड़ता वह है बैरन द्वीप। तो भारत का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है वह बैरन द्वीप है, जो कहाँ पड़ता है, अंडमान निकोबार में। विभिन्न भू आकृतियाँ विस्तृत यह विवरण प्रत्येक जो है यह विभाग के विशेषता स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि यह विभाग जो है एक दूसरे के यह पूरक है, और वे देश के प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत यह जल एवं जो है वनों के प्रमुख स्रोत है। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार है, और इनसे प्राचीन सभ्यता के विकास को आधार मिला। पठारी भाग खनिजों के भंडार है, जिनसे यह देश के औद्योगिकीकरण में यह रखेगा विशेष यह भूमिका निभाई। तटीय क्षेत्र मत्स्यन और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश के विविध भौतिक आकृति भविष्य में यह विकास की जो है अनेक संभावनाएं प्रदान करती है। तो तमाम आपका यह दूसरा चैप्टर भी क्या हो गया, आज समाप्त हो गया। और इसमें कुछ क्वेश्चन देता है, अगर आपको प्रैक्टिस करना हो इन क्वेश्चनों को देखेंगे, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ये सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। जैसे एक स्थलीय भाग को 3 और समुद्र से घिरा होता तो उसको क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। इसी प्रकार से जो सारा क्वेश्चन है
उसको आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे टेलीग्राम पर जा कर के। और आज यहीं तक, फिर हम कल में आएंगे तीसरा वीडियो लेकर के, यह तीसरा चैप्टर, ठीक है। और यह तीसरा चैप्टर में जो होगा वह अपवाह तंत्र होगा। कौन सा होगा? यह अपवाह होगा, ठीक है। अपवाह भी जितना 9th में दिया है उतना ही करके हम लोग निकलेंगे, फिर 10th में आएंगे तब वहाँ पर देखेंगे और डिटेल से, ठीक है। तो आज यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।